हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2013 का पेपर है। 27 जून 2013 को यह परीक्षा हुई थी। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के पार्ट को। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कर रहे हैं और हमने सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ईबीएस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा 2011 वाला बाकी बचा है। 2022 से लेकर 2022 से जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था और जो निरस्त परीक्षा हुई थी उससे भी यानी उसको भी हमने करा दिया है। 2022 से लेकर 2013 तक हम ईबीएस के पार्ट को कंप्लीट करा रहे हैं और हम हमारा जो लास्ट रह गया है 2011 वाला इसको भी करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम संस्कृत कराएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। यह कैसा राज्य है? यह स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है राजस्थान? स्थलबद्ध राज्य है। यहाँ तक बात क्लियर। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र की बात करते हैं। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र यह कैसे राज्य हैं? इनकी समुद्री सीमा है। इनकी क्या है? समुद्री सीमा है। और यह कौन से तट पर हैं? गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र कौन से तट पर हैं? समुद्री तट पर हैं। तो यह पश्चिमी समुद्री तट पर हैं। किस पर हैं? पश्चिमी समुद्री तट पर हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आपको पूछा था इसमें कि कौन सी समुद्री सीमा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। गोवा, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र यह कैसे राज्य हैं? यह समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। कहाँ पर हैं? समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। और जो आपका राजस्थान है यह स्थलबद्ध राज्य है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है। तो एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या बीपीएल द्वारा, डब्ल्यूपीएल द्वारा। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा जो प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बीओडी के द्वारा। किसके द्वारा? बीओडी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसकी फुल फॉर्म। और इससे क्या होता है? जो जल का प्रदूषण स्तर है आपका, यह मापा जाता है। जल का जो प्रदूषण स्तर है बीओडी से मापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपको पता होना चाहिए जो नदी का प्रदूषण स्तर है किससे मापा जाता है। तो बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, कॉलेरा है, जुकाम है या मलेरिया है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जुकाम। जुकाम से क्या होता है? जुकाम किससे होता है? वायरस की वजह से होता है। जुकाम किससे होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे
महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। आपको बताना है कि मौसम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कृषि को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वृष्टि। वृष्टि क्या करती है? यह तापमान को, यानी कि जो कृषि है, कृषि को प्रभावित करती है। कृषि को प्रभावित करती है कौन? वृष्टि करती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल है, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ठंडी परत की बात करते हैं तो मध्यमंडल है। यह कैसी परत है? यह ठंडी परत है। मध्यमंडल क्या है? ठंडी परत है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, यहाँ का जो तापमान होता है, जो मध्यमंडल का तापमान होता है, कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस मध्यमंडल का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बतानी है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या मीथेन है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, 1982 में, 1992 में या 1996 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और यह किसके लिए था? जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, उनकी घटती संख्या को रोकने के लिए और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। किसके लिए की थी? बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को क्या किया था? इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है यह पार्क? उत्तराखंड में है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। आपको मैंने कई प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं, लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। तो उनमें यहाँ से लेकर जो टाइगर वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची है? यानी कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं? आपको बतानी है कि 100 डिग्री यामोत्तर पर जो खींची रेखा है वह क्या कहलाती है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार यह राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। गुजरात में है, तमिलनाडु में है या अंडमान निकोबार द्वीप में है या पश्चिम बंगाल में है? जो गल्फ ऑफ मन्नार मैनीर, यह जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह स्थित है। कौन सा पार्क है? गल्फ ऑफ मन्नार। पार्क से भी आपका क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है कितना है, तो 940 एक अनुपात 1000 है, या 916 अनुपात 1000 है, 920 अनुपात 1000 है, या 982 अनुपात 1000 है। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 940 अनुपात 1000। 940 अनुपात 1000 यह स्त्री और पुरुष का क्या है, लिंगानुपात है। स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात है 940 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को, तितली को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। केंचुआ होता है उसको हम किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ होता है उसको क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। यह क्या करता है केंचुआ, जो जमीन के नीचे की मिट्टी होती है, जो जो उसको ऊपर लाने का काम करता है। जो जमीन के नीचे मिट्टी होती है उसको ऊपर लाने का काम करता है। उससे क्या होता है, जो जो मिट्टी होती है वह क्या हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। अधिक उपजाऊ हो जाती है। किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। और केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को ऊपर लाता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी है वह अधिक उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन के बारे में कि कौन सा राज्य जुड़ा है और कहाँ पर यह मतलब हुआ था। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे, इसके विरुद्ध में कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल। कई बार क्वेश्चन इनसे बना है। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यह कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के चामोली जिले में। उत्तराखंड का कौन सा जिला था, तो उत्तराखंड का चामोली जिला था। और कब हुआ था यह आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह 1973 में प्रारंभ हो गया था। कौन सा यह चिपको आंदोलन है, यह उत्तराखंड राज्य से जुड़ा है। और जो जिला है कौन सा है, चामोली जिला है। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 में यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आप, क्योंकि यहाँ से आपका जो चिपको आंदोलन है इससे कई बार क्वेश्चन बना है कि कब हुआ था, या फिर इसका नेतृत्व किसने किया था, या किस राज्य से जुड़ा है, इनका कौन सा जिला है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो आपको बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण रूप है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको बताना है। क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन, समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है
कि सैक लाइकेन है। सैक लाइकेन क्या है आपको बताना है। सैक लाइकेन परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, या अपघटक है, या सहजीवी है। जो लाइकेन है क्या है, यह एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है, यह एक सहजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों में या उद्योगों में, या फिर खाना बनाने में वाहनों एवं उद्योगों में। तो आपको बताना है कि जो सीएनजी गैस होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो वाहनों एवं उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। सीएनजी गैस का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो वाहनों और उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। और सीएनजी गैस की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, यह इसका प्रयोग वाहनों एवं ईंधनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जब इन्वायरमेंट की जागरूकता करते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं। व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, या फिर समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा। हम जब पर्यावरण की जागरूकता करते हैं तो हम वहाँ पर भ्रमण करके जागरूकता कर सकते हैं। बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ का पर्यावरण, उनका वातावरण वहाँ पर दिखाना होता है। बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और वहाँ से अपने घर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप बताना है आपको। तो क्या है, लोपेट गैस है, या फिर लोक पैसेंजर गाड़ी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या लोकल पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, यह एक एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसकी यह फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत है किन किरणों को अवशोषित करती है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या बीटा किरणें। कौन सी किरणों को यह अवशोषित करती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली ओजोन परत है, यह किन किरणों को अवशोषित करती है। तो यह पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो ओजोन परत होती है, यह क्या करती है, इनका अवशोषण कर लेती है। इससे क्या होता है, अगर इनका जो अवशोषण ना करे तो इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा कैंसर हो सकता है। त्वचा कैंसर हो सकता है इससे, या फिर आपका जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद हो सकता है। त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी शिकायतें हो जाती हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, जो सनबर्न की प्रॉब्लम होती है वह हो जाती है। किसकी वजह से होता है। तो यह जो ओजोन परत है जो अवशोषण करती है, अगर यह अवशोषण ना करे तो इससे इतने सारे रोग हो सकते हैं। कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, सनबर्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो आपको बताना है चमगादड़ क्या है। तो चमगादड़ बच्चे देता है। चमगादड़ क्या करता है, बच्चे देता है, यानी कि जिसके जो कान होते हैं वह क्या करते हैं, वह बच्चे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और जिनके कान जो बाहर, यानी कि जिनके जो बाहरी कान होते हैं वह बच्चे देते हैं, और जिनके जो कान सिर्फ छेद सा होता है वह अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है।
तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, जो चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की एक परिभाषा बतानी है। इसमें पर्यावरण की परिभाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। यानी कि जैविक और अजैविक घटक को मिलाकर के क्या बना है? हमारा पर्यावरण बना है। जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर के क्या बना है? पर्यावरण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो आपको बताना है UNFPA या UNDP, यूनेस्को या WHO। कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसमें कोई भी संस्था नहीं है ऐसी जो आपकी वन्य जीव संरक्षण से समर्पित है। तो इसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं हो जाता। इसमें सभी को उस टाइम पर समान अंक मिला था, क्योंकि IUCN एक संस्था है। कौन सी संस्था है? IUCN। IUCN इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अगर इसमें IUCN होता ऑप्शन में तो आपका IUCN राइट आंसर हो जाता था, क्योंकि वह वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है, क्योंकि इस पर आप सभी को क्या मिला था? समान अंक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है तो सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, या सिल्वर आयोडाइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो आपको बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड है। इससे क्या होता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यह बहुत ही लाभदायक होती है। इससे कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। किससे? सिल्वर आयोडाइड से। किससे? सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल से आपका ये क्वेश्चन बना है। हर सेट में आपने देखा होगा, जब से लेकर अब तक आप करते आ रहे हो EBS को, तो इसमें आपका बायोडीजल से एक क्वेश्चन बना है। तो आपको बताना है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है तो यूट्रिकुलेरिया में, जेट्रोफा में, या फिर देवदार में, या यूकेलिप्टस में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जेट्रोफा में। जेट्रोफा में क्या होता है? बायोडीजल को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो बायोडीजल का जो संयंत्र है कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित है। कहाँ पर है बायोडीजल का जो संयंत्र है? कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है। क्या? आपका जो बायोडीजल तैयार किया जाता है संयंत्र, और जेट्रोफा से यह तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, या 5 जून को। जो ओजोन दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है, कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस है मनाया जाता है। और ओजोन परत होती है आपकी, ओजोन परत होती है, इसको मापने की इकाई कौन सी होती है? इसे किससे मापते हैं? तो आपको बताना है मापने की इकाई कौन सी होती है। इसको डावसन इकाई से मापते हैं। किससे मापते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे हम डावसन इकाई से मापते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर। जो आपकी ओजोन परत होती है उसकी जो मोटाई को मापते हैं तो कौन सी इकाई होती है, डावसन इकाई होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर संबंधित है तो वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से। तो सिल्वी कल्चर है संबंधित है, किससे संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पाद से। किससे, वन एवं वन्य उत्पाद से सिल्वी कल्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यानी कि किस जनपद में, कौन सा ऐसा जनपद है, जिला है जिसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है या फिर चंदौली है, लखनऊ है या वाराणसी है। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है, तो यह चंदौली जिले में है। कहाँ पर है, चंदौली जिले में है। और यह राज्य कहाँ पर है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का राज्य है, यह उत्तर प्रदेश का राज्य है। कौन सा, चंदौली जिला। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। जो चंदौली जिला है इसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी और यह चंदौली जिले में हुई थी। और कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता बताना है आपको। हाथी है, सांप है, शेर है या बकरी है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है, तो सांप है। कौन है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप है। हाथी और बकरी हैं वह कैसे हैं, बकरी और हाथी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं कौन, हाथी और बकरी। सांप कैसा है, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और शेर की बात करते हैं तो शेर, शेर कैसा है, यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। शेर कैसा है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि झूम खेती होती है। झूम खेती की बात करते हैं तो झूम खेती कैसी होती है, यह पठारी क्षेत्रों पर होती है। कहाँ पर होती है झूम खेती, पठारी क्षेत्रों पर होती है। तो आपको बताना है कि झूम खेती कहाँ पर होती है, केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में। झूम खेती कहाँ पर होती है, यह पठारी क्षेत्रों में होती है। और यह कहाँ पर होती है, तो मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, झूम खेती मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ है वह किसका ठोस रूप है, अमोनिया का या कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का। शुष्क बर्फ है वह किसका ठोस रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का यह ठोस रूप है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड यह ठोस रूप है किसका, शुष्क बर्फ का है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए यहाँ तक हमने अपने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने प्रीवियस ईयर पेपर का हमने एनालिसिस कराया है और हमने सभी क्लासेस को भी चलाया है। और हम आपका जो आगे नेक्स्ट कराएंगे, यानी कि आपका 2011 वाला बाकी बचा है, इसको कंप्लीट कराने के बाद हम क्या कराएंगे, संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।